नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री पर। देखिए, पिछले वीडियो में आप लोगों ने दिगंशीय क्वांटम संख्या को डिस्कस किया था और आज की क्लास में आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरी क्वांटम संख्या, जिसे नाम देते हैं आप लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या से क्वेश्चंस बनते हैं भाई, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और क्योंकि अब हम लोग एक प्रोसेस चलाने जा रहे हैं इस YouTube चैनल पर कि जैसे आप लोगों के क्वांटम नंबर खत्म हो जाएंगे तो फिर आगे की 2-3 वीडियो में आप लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। तो पूरी वीडियोस को आप लोग अच्छे से देखें और फिर क्वेश्चन सेक्शन में आप लोग मुझसे जुड़े तो आप लोगों का ये टॉपिक एकदम क्लियर हो ही जाएगा। तो चलते हैं, आज की बात स्टार्ट करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के साथ, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन कि भाई चुंबकीय क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किसने किया, तो नाम याद रखिएगा, लिंडेन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ओके भाई, लिंडेन नाम के साइंटिस्ट ने चुंबकीय क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किया था। दूसरी बात जो हम हर एक चीज में पढ़ते आ रहे हैं कि भैया चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको किसके बारे में जानकारी देती है, तो आप लोगों को शायद याद हो गया होगा कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो ये कक्षा थी, कक्षाएं जो होती है वो उपकोष से मिलकर बनती है और उपकोष जो होते हैं वो कक्षक से मिलकर बनते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि मुख्य क्वांटम संख्या आपको कक्षा के बारे में जानकारी देती है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या आप लोगों को कोश की जानकारी देती है और 110% बोलो चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको कक्षक के बारे में जानकारी देगी। तो देखिएगा, जानकारी की जब बात आती है तो आप लोग लिखेंगे कि जानकारी आपको कक्षक व कक्षकों के अभिविन्यास ओरिएंटेशन की जानकारी देती। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको कक्षक और कक्षकों के अभिविन्यास की जानकारी देती है। तो अब दूसरी बात बड़े काम की है, ध्यान से समझिएगा। m का मान, m समझ रहे हैं आप लोग, चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान l बोले तो दिगंशीय क्वांटम संख्या l पर निर्भर करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, -l से 0 से +l तक होता है। बड़ी अच्छी लाइन है। मीनिंग क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि m का मान आप लोगों के l पर निर्भर करता है, दिगंशीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, जिसकी वैल्यू -l से 0 से +l तक होती है। इज दैट क्लियर? फिर देखिएगा अगली बात, किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक की संख्या पूछी जाती है। कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में आप लोगों ने बात करी थी किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपको याद होगा, 2 × 2l+1 या 4l+2 होता है। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होंगे, तो आप लोगों का आंसर होगा 2l+1, ओनली 2l+1। आगे 2 था वो हटा दिया भाई। अब अगली बात सुने, किसी कक्षा में अधिकतम कक्षक कितने होंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, हर एक कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में अधिकतम कक्षक की संख्या पूछी जा रही है आप लोगों से, और फॉर्मूला उसका होता है मेरे भैया n²। याद रखिएगा, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं तो आंसर आता है 2n²। क्लियर? कक्षा में उपकोष पूछे जाए तो स्मॉल n,
और यदि पूछा जाए किसी कक्षा में कक्षक, तो आंसर आ रहा है आपका n²। इज इट क्लियर? फिर अगली बात सुनिएगा, किसी एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि एक कक्षक में अधिकतम केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? बोलो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सारी बातों को याद रखिएगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m से रिप्रेजेंट होती है। दी किसने थी? लिंडेन ने दी थी। जानकारी एक कक्षक और उनके अभिविन्यास की देती है। अगली बात हम कहते हैं कि m का मान l पर डिपेंड करता है, जो -l से +l तक होता है। किसी कक्षा में अधिकतम कक्षक पूछे जाए तो n² है, लेकिन किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक पूछे जाए तो 2l+1 होते हैं। और किसी एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछे ना तो कितने होते हैं? केवल 2। इतनी बात आई, तब जाके चुंबकीय क्वांटम संख्या की एक छोटी सी लेकिन बड़ी ही खतरनाक टेबल आप लोग ड्रॉ करेंगे, वहां से आपको सारी क्वांटम नंबर कंप्लीट होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि भैया आपको कक्षा पता है, कक्षा पता लगते ही आपको उसके लिए n की वैल्यू पता लग जाएगी। n पता लगते ही आप उसके लिए l निकालते हैं। जल्दी से सोचिएगा, l का मान n पर निर्भर करता है, जो 0 से n-1 तक होता है। l का मान पता लगते ही आप लोग उसके उपकोष मुझे बता देंगे, और उपकोष पता लगने के बाद बोलो आप किसी उपकोष में कक्षक निकाल पाएंगे। और आपको पता है किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक निकालने का फॉर्मूला बोलो 2l+1 अभी जस्ट बताया। और फिर कक्षक पता लगने के बाद आप लोग उसके लिए अभिविन्यास m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहली कक्षा आप लोगों के पास k होती है। k के लिए स्मॉल n की वैल्यू बोलो 1 होती है। अब मुझे बताइएगा, जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू भी 1 ही आनी है, और वो एक वैल्यू 0 से n-1 बोलो तो 0 ही आएगी। अब जब l का मान 0 होगा तो आपका उपकोष बोलो s हो जाएगा। अब s उपकोष में अधिकतम कक्षक निकालने हैं तो 2 × 0 बोलो, l की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 + 1 बोले तो 1। दैट मीन्स कितने कक्षक होंगे? 1 होंगे। अब आप जानते हैं कि कक्षक को तो एक बॉक्स बना देते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। अब काम की बात सुनिएगा, इसके लिए मुझे m की वैल्यू चाहिए, और आप जानते हैं कि m की वैल्यू l पर डिपेंड करती है, जो -l से 0 से कहां तक होती है? बोलो +l तक। दैट मीन्स s उपकोष या s कक्षक के लिए m की वैल्यू पूछी जाए तो बोलो l की वैल्यू 0 है ना यार, तो -0 से +0 तक, 0 के आगे कौन प्लस माइनस लगाता है भाई? तो m की वैल्यू बोलो s कक्षक के लिए ऑलवेज कितनी होगी? 0 ही होगी। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं। k के बाद अगली कक्षा मेरे पास आती है l। l के लिए n का मान बोलो 2 होता है, तो l के भी 2 ही मान आएंगे। बोलो 0 भी आता है और 1 भी आता है। ये कहां से आ रहे हैं? पिछले वीडियोस देखें आप लोग। बोलो l के लिए अब बताओ कौन सा उपकोष होगा? s। एक के लिए बोलो p। कंप्लीट। अब देखो s में कक्षक आप लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिए थे, अब p में मुझे करने हैं। 2 × 1 हो गए +1 बोलो कितना हो गया? 3। दैट मीन्स इसमें कितने कक्षक होते हैं भाई? 3 होते हैं। अब देखिएगा, s के लिए डिस्कस किया था, बिल्कुल हो ही गया था। अब p के लिए डिस्कस करते हैं। p में कितने कक्षक होंगे आपके पास? 3। अब 3 बॉक्स बना देता हूं। अब आप लोग इनके नाम जानते होंगे, नहीं जानते हो तो याद करें। px इसको कहते हैं pz, इसको कहते हैं py। px, pz एंड py, ये तीनों कक्षक, इनके लिए m की वैल्यू चाहिए। बोलो वो l पर डिपेंड करती है। बोलो -1, 0 और फिर +1। दैट मीन्स -1, 0 और +1, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो +1, 0 और -1। इज दैट क्लियर? बोलो ये दूसरी कक्षा के लिए सारी बातें। फिर आप आते हो
KLM, m कक्षा आ गई है आप लोगों के लिए। m के लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी होती है भाई? 3 होती है। तो बोलो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 0 पर बोलो s उपकोष, 1 पे बोलो p उपकोष और 2 पे बोलो d उपकोष। कंप्लीट है। s में कक्षक आप लोगों ने निकाल लिए थे, 1 होता है, p में 3 होते हैं। अब d में मुझे कैलकुलेट करना है, कर देते हैं। 2 into 2 बोलो 4 प्लस 1 बोले तो 5। बोलो कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 होंगे, 5 कक्षक होंगे। अब आप बताएं, s के लिए चर्चा हो चुकी है, p के लिए अभी जस्ट हुई है, और अब मैं बात करता हूं d कक्षकों की। तो बोलो d में कितने कक्षक? बोलो 5 होंगे। अब इनके नाम आप लोगों को आने चाहिए, कोशिश करें। dxy, dyz, dz स्क्वायर, dxz और dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर। बोलिए ये नाम याद होने चाहिए आपको और कंटिन्यूअसली होने चाहिए। dxy, dyz, dz स्क्वायर, dxz, dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर। इसके लिए मुझे m की वैल्यू चाहिए। कहां से निकलेगी? L से निकलेगी। बोलो -2 से 0 से +2 काउंटिंग करनी है। -2, -1, 0, +1 और +2। इज दैट क्लियर? या फिर +2, +1, 0, -1, -2। बोलिए आई मेरी बात समझ में है? बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे, हर एक बात समझ में आएगी। अगली बात n कक्षा की करेंगे। n के लिए बोलो n की वैल्यू कितनी? 4। बोलो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। 0 के लिए बोलो s सबशेल, p के लिए बोलो p और 2 बोलो 2 के लिए d और 3 के लिए बोलो f उपकोष आ जाएगा। बताओ s के लिए आपने कैलकुलेट किया 1 कक्षक, p के लिए किया 3 और d के लिए किया 5 और f के लिए करके बता दो। 2 into में 3 बोलो 6 + 1 बोले तो 7। बोलो f में कक्षक कितने? 7 होंगे। अब आप बताइएगा, s के लिए चर्चा हो चुकी है, p के लिए भी चर्चा कर ली थी, d के लिए अभी जस्ट करी है, और अब मैं बात कर रहा हूं f के लिए। तो भाई f के लिए m की वैल्यू देखेंगे, 7 कक्षक आप लोग काउंट करेंगे, 7 कक्षक बन गए। अब देखें m की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? बोलो l पर, और l की वैल्यू बोलो कितनी है आपके पास? 3। तो -3 से +3 तक कहानी लेके चलते हैं। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। इज दैट क्लियर? या फिर इसको रिवर्स कर सकते हो, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 भी हो सकता है। अब ये टेबल बनाने से फायदा क्या मिला? फायदा मिला, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, किसी कक्षा में अधिकतम कक्षक, मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला पूछा था और बताया था, बोलो n स्क्वायर होता है। आप लोग कैलकुलेट करें, पहली कक्षा में अधिकतम कक्षक बोलो 1 का स्क्वायर बोले तो 1। दूसरी कक्षा में देखो 2 का स्क्वायर बोले तो 4, काउंट करें 3 और 1 4। तीसरी कक्षा में देखो 3 का स्क्वायर 9, 5, 3 8 और 1 9 कक्षक होंगे। इज दैट क्लियर? पहला फॉर्मूला n स्क्वायर। किसी कक्षा में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं? तो आंसर आता है n स्क्वायर। फिर अगली बात, किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं? तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, 12 + 1 होते हैं। इज दैट क्लियर? अब आप खुद नोटिस करें, एक कक्षक में, एक डिब्बे में ना 2 इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम भर सकते हैं भाई, एक में 2। अब मुझे बताओ, पहली कक्षा में कुल मिला के आपने 2 ही तो इलेक्ट्रॉन भरे ना। देखो दूसरी में आते हैं, बोलो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, बोलो कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे आप। और आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बोलो फॉर्मूला 2n स्क्वायर था। बोलो उस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करें या एक एक कक्षक में भर के देखें इलेक्ट्रॉन, आप लोग पाएंगे इलेक्ट्रॉन बराबर ही होंगे। नहीं मानो तो इनमें निकाल के देख लो, 5 कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन, 3 कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन और 1 में बोलो 2, तो कुल मिला के देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे आप लोग। सेम ऐसे के ऐसे ही चौथी कक्षा में आप लोग 32 इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। बोलो आई मेरी बात समझ में? तो ये थी आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो
तो मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको कराऊंगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे गए हैं। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि हर बच्चा अपने से जुड़ सके, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।